वाराणसी की एक पुरानी गली के आखिरी छोर पर एक टूटा फूटा कच्चा सा घर था। यह वह घर था जहां उम्र की आखिरी सांसें गिनता रामनाथ नाम का एक बूढ़ा मछेरा रहता था। उसके चेहरे पर उम्र के लंबे सफर की थकान और मेहनत की निशानियां साफ दिखाई देती थीं। गंगा के किनारे तक जाने के लिए वह रोजाना की तरह चाल डालता। गहरे पानी में छलांग लगाकर जो भी चीज मिलती उसे बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटाने की कोशिश करता। उसकी जिंदगी का यह रूटीन था और हर दिन एक नई जद्दोजहद बनकर आता था। लेकिन आज कुछ अलग था, जैसे इस दिन में कोई न जाने कैसी तकदीर छुपी हुई हो। शाम के करीब जब रामनाथ थक हार कर घर वापस लौटा, वह अपनी रोजमर्रा की मेहनत से थका हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। उसके बिस्तर पर एक नाजुक मासूम सी लड़की लेटी हुई थी। उसकी रंगत चांदनी जैसी थी और आंखों में ऐसी गहराई थी कि रामनाथ खुद को उन आंखों में डूबता हुआ महसूस करने लगा। लड़की की उम्र मुश्किल से 18 साल होगी और वह उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत, जवान और जिंदगी की उम्मीदों से भरी हुई दिख रही थी। रामनाथ की आवाज गले से कांपती हुई निकली, तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रही हो? और ये मेरा बिस्तर, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं? वह जैसे इस अचानक दृश्य से दंग रह गया था और उसकी आंखों में बेसंख्य सवालात उभरने लगे थे। लड़की सहम कर उठी और उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और डर था। मुझे अभी कुछ नहीं कहना, उसने धीमे से कहा। वक्त आने पर सब कुछ जान जाओगे, बस मुझे अपने पास रहने दो। यह शब्द रामनाथ के दिल में एक ऐसी दबी सी धड़कन छोड़ गए जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसका दिल एक अजीब सी कशमकश में फंसा था, लेकिन फिर उसने बेइच्छा तड़प कर कहा, क्या बकवास है ये? मैं तुझे नहीं जानता, नहीं कोई रिश्ता है मेरा तुझसे। तू एक जवान लड़की है और मैं 60 साल का एक बूढ़ा हूं। ये नामुमकिन है, निकल जा मेरे घर से। लड़की के चेहरे पर आंसू उतर आए और वह तुरंत उसके पांवों में गिर पड़ी। उसकी आंखों में बेसंख्य दर्द था और उसके शब्दों में ऐसी तीव्रता थी कि रामनाथ का दिल पसीजने लगा। मैं जो भी कहूंगी करूंगी, बस मुझे यहां रहने दो, तुम्हारा हर काम करूंगी। वह बेइच्छा रोने लगी थी और रामनाथ के दिल में एक नरम कोना उभर आया। लेकिन रामनाथ अब भी संशय में था। उसका दिमाग यह सब समझने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके दिल की गहराई में एक डर था जो उसे इस पर विश्वास करने नहीं दे रहा था। उसने गहरी सांस ली और थक कर बोला, ठीक है, रह ले। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि लड़की ने एक और शर्त रख दी, मगर पहले आपको मुझसे शादी करनी होगी। यह सुनते ही रामनाथ जैसे पत्थर बन गया। क्या कहा तुमने? शादी? मेरे और तुम्हारे बीच? तुम होश में हो भी या नहीं? वह दंग रह गया था। उसके दिमाग में जैसे हजारों सवालात उभरते जा रहे थे। लड़की मुस्कुराई नहीं, बस दर्द भरे लहजे में बोली, हां, मुझे आप ही से शादी करनी है और आज ही। उसके शब्दों में ऐसी हकीकत थी जो रामनाथ के दिल को हिलाकर रख देती थी। रामनाथ की समझ से यह सब बाहर था। एक बहुत खूबसूरत लड़की जिसे वह जानता भी नहीं, उससे शादी करना चाहती है। वह खुद को जैसे किसी ख्वाब में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। बहुत सोचने के बाद रामनाथ मान गया और फिर उसी कच्चे मकान के एक कोने में एक बूढ़ा मछेरा और एक जवान रहस्यमयी लड़की राधा शादी के अटूट बंधन में बंध गए। इस रात रामनाथ ने बहुत देर तक नींद की कोशिश की, मगर दिल में वही सवाल घूमता रहा, यह लड़की कौन है? क्यों आई है मेरी जिंदगी में? उसने बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर वक्त बिताया, मगर कोई तसल्ली न मिली। वह चुपचाप राधा को देख रहा था। उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, न कोई उम्मीद, बस एक बेमिसाल हैरानी थी जो उसके दिल को मसल रही थी। कहीं ये ख्वाब तो नहीं? वह मन ही मन सोचता रहा। सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतरी थी कि रामनाथ ने अपनी छोटी सी नाव तैयार की। दरवाजे के पास पहुंचते ही पीछे से आवाज आई, मछली पकड़ने जा रहे हो? रामनाथ मुड़ा और देखा, राधा वहां खड़ी थी, आंखों में वही रहस्यमयी ठहराव जो रात भर उसके दिल में एक सवाल की तरह घूमता रहा था। हां, उसने रूखे लहजे में कहा, मगर पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। राधा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बस धीरे से कहा, खुदा पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। रामनाथ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गंगा की तरफ निकल गया। लेकिन इस दिन मछलियां क्या पकड़ता? उसकी सोच में सिर्फ एक ही नाम था, राधा। वह उसकी उम्र भी शायद उसी की ही थी।
शरीर थका हुआ, दिल उलझा हुआ और दिमाग में बस एक ही सवाल, वह लड़की कौन है? उसने मुझसे शादी क्यों की? और क्या वाकई उसका इरादा नेक है? कई घंटों तक जाल फेंकने के बावजूद उसके जाल में कुछ नहीं आया। उसकी सोच ढलने लगी थी और गंगा की लहरें जैसे उसकी थकान से हमदर्दी कर रही थीं। वह दिल की गहराई में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था, जैसे कुछ ऐसा था जो वह समझ नहीं पा रहा था। थका मांदा रामनाथ जब घर लौटा तो देखा कि राधा दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में उम्मीद की एक जोत। मछलियां लाए हो? रामनाथ का चेहरा उतर गया। उसके चेहरे पर थकान और बेबसी की झलक थी, जैसे वह किसी गहरी उलझन में डूबा हो। कुछ नहीं आया, उसने जवाब दिया और सिर झुकाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। राधा ने कोई शिकायत नहीं की, बस मुस्कुराई और कहा, कोई बात नहीं, भूख में भी साथ देंगे। यही तो शादी का मतलब है ना। इस रात दोनों ने कुछ नहीं खाया। चूल्हा ठंडा रहा और कमरे में सन्नाटा फैल गया था, लेकिन राधा वहां किसी रोशनी की तरह टिकी रही, जैसे सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप हर दर्द को सह रही हो। वह एक गहरी खामोशी में रामनाथ के साथ रहती थी, जैसे उसके दुखों की गवाह हो। अगली सुबह रामनाथ फिर गंगा की तरफ निकला, लेकिन दिल अब और भी भारी था। उसकी सोच में एक बेचैनी थी। यह लड़की क्या वाकई सच्ची है, या यह कोई चाल है? शायद मैं किसी बड़े धोखे का शिकार हो चुका हूं। इस दिन उसके जाल में आखिरकार एक मछली फंसी। उसकी नजर मछली पर तो थी, लेकिन उसका दिल इस सवाल में गुम था कि वह लड़की क्या थी, क्यों आई थी। उसने कितनी बार दिल में खुद से कहा कि शायद यह सब बस एक संयोग है, लेकिन फिर भी वह इसे झटका नहीं सका। जब रामनाथ थक कर वापस लौटा तो राधा ने मछली को तुरंत लिया और मुस्कुराते हुए बोली, थोड़ा इंतजार करो, मैं पका देती हूं। वह एक पल के लिए रुकी और फिर मछली पकाने की तैयारी में लग गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वह वापस आई और हाथ में कुछ भी नहीं था। रसोई में कुछ भी नहीं है, नमक, तेल, मसाले, कुछ भी नहीं है। उसकी आवाज में एक उदासी थी जो रामनाथ को और बेचैन कर देती थी। रामनाथ ने थके हुए लहजे में कहा, मैंने कहा था मेरे पास कुछ नहीं है। जो मछली मिलती है उसे कोयलों पर भून कर खा लेता हूं। राधा ने कोई शिकवा नहीं किया, न कोई ताना दिया। उसने तुरंत मछली को कोयलों पर रख दिया और फिर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक नर्मता और शांति थी, जैसे वह इस साधारण जीवन में खुश हो। थोड़ी देर बाद दोनों ने आधी आधी मछली बांट कर खाई। रामनाथ ने खा तो लिया, लेकिन दिल का बोझ और बढ़ गया था, जैसे उसकी जिंदगी की एक अहम कड़ी अभी तक हल नहीं हो पाई थी। आखिरकार वही सवाल जो बार बार उसके दिमाग में आता था, वह फिर से जुबान पर आया। राधा, अब तो बता दो तुम कौन हो, क्योंकि मुझसे शादी करने का क्या मकसद था? राधा ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में नमी आ गई। वह रेशमी अंदाज में बोली, थोड़ा और सब्र करो रामनाथ, बहुत जल्द सब समझ आ जाएगा और तब तुम्हारा हर सवाल, हर दर्द सब मिट जाएगा। इस रात रामनाथ को नींद नहीं आई। वह बार बार जागता और राधा के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह जब वह गंगा से वापस लौटा तो उसकी जिंदगी जैसे ठहर सी गई। घर में सन्नाटा था, राधा कहीं नहीं थी। रामनाथ इधर उधर दौड़कर आवाजें देने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी नजर पड़ी उस पुरानी पीली सी संदूक पर, वह संदूक जिसे उसने सालों से नहीं खोला था, जिसमें उसकी मां की आखिरी निशानी, सोने की बालियां रखी थीं। उस संदूक को देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। रामनाथ का दिमाग चकरा गया। वह जमीन पर बैठ गया और एक पल के लिए जैसे उसकी दुनिया थम सी गई। क्या राधा एक चोर थी? उसने मेरी मां की याद का फायदा उठाया, मेरी मां की आखिरी निशानियां ले गई। ये सवाल जैसे एक तेज धार तलवार की तरह उसके दिल में घूमने लगे। इस सदमे में वह तुरंत अपने पुराने दोस्त श्याम सुंदर के पास दौड़ता हुआ गया। श्याम सुंदर ने पूरी बात सुनकर कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, चलो रानी के पास, वह इंसाफ जरूर करेगी। और फिर रामनाथ में एक नई उम्मीद जागी। वाराणसी की पत्थरीली गलियों से होता हुआ रामनाथ उस ऊंचे टीले की तरफ बढ़ रहा था, जहां वाराणसी की रानी का भव्य महल था। हवा में ठंडक थी और उसके कांपते हाथों में अब भी वह पुरानी संदूक चिपकी हुई थी। वही संदूक जिसमें कभी उसकी मां की निशानी, सोने की बालियां रखी थीं। महल के दरवाजे पर दो लंबी तलवारों वाले सिपाही खड़े थे। रामनाथ उनके सामने जाकर रुक गया और धीमी, थकी आवाज में बोला, मुझे रानी से मिलना है, बहुत जरूरी है।
एक सिपाही ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। रानी से, तुम जैसे फटे हाल बूढ़े को, चलो हटो यहां से। लेकिन तभी दूसरा सिपाही बोला, रुको, रानी ने आज दरबार आम लोगों के लिए खोला है। कुछ सवाल जवाब के बाद रामनाथ को महल के अंदर भेजा गया। महल के अंदर का दृश्य उसके लिए ख्वाब से कम नहीं था। ऊंचे गुंबद, फर्श पर बिछे लाल कालीन, दीवारों पर चमकते आईने और हजारों दीपकों की रोशनी। बीचों बीच एक ऊंचा सोने का सिंहासन था जिस पर बैठी थी वाराणसी की रानी। चेहरा नकाब में ढका हुआ, सिर्फ उसकी गहरी ठहरी हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। दरबार का मंत्री ऊंचे स्वर में पुकारा, रामनाथ बन रघुनाथ, अपनी बात रखो रानी के सामने। रामनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाज भारी थी। रानी साहिबा, मैं एक बूढ़ा मछेरा हूं। 2 दिन पहले मेरे घर एक लड़की आई, जवान, खूबसूरत। उसने मुझसे शादी करने की जिद की। मैंने लाख मना किया पर वह ना मानी। शादी हुई और फिर 2 दिन बाद वह मेरी मां की आखिरी निशानी सोने की बालियां लेकर गायब हो गई। सारा दरबार खामोश हो गया। रानी ने कुछ पल चुपचाप सोचा, फिर पूछा, अब तुम क्या चाहते हो बड़ा मछीरा? इंसाफ। रामनाथ की आवाज में एक गहरा दर्द और गुस्सा था। मुझे मेरी मां की याद वापस चाहिए, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। मैं किसी और चीज से उसे नहीं बदल सकता। रानी की आवाज में नरमी थी, लेकिन चेहरा अभी नकाब में ढका हुआ था। अगर मैं तुम्हें इस ज्वेलरी की जगह 2 गुना सोना दूं तो क्या तुम मान जाओगे? रामनाथ ने जवाब देने में पल भर भी नहीं लिया। नहीं, मैं सिर्फ वही निशानी चाहता हूं। वह मेरी मां की आखिरी पहचान थी और उसे वापस चाहिए। रानी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हारी बात को गंभीरता से लिया जाएगा। दरबार आज समेटता है, तुम बाहर इंतजार करो। रामनाथ कुछ कहना चाहता था मगर पहरेदारों ने उसे इशारे से बाहर भेज दिया। महल के एक बाहरी हिस्से में एक छोटा कमरा उसे दिया गया। रानी किसी आम आदमी को महल में रात ठहरने की अनुमति नहीं देती थी, मगर रामनाथ को इसका कोई गम नहीं था। वह बस अपनी मां की निशानी की वापसी के बारे में सोचता रहा। इस रात रामनाथ की नींद नहीं आई। उसके दिल और दिमाग में बेसंख्य सवाल घूम रहे थे। वह दिल ही दिल में सोचता रहा कि क्या कल उसके सवालों का जवाब मिलेगा? क्या उसकी मां की सोने की बालियां उसे वापस मिलेंगी? सुबह होते ही दरबार फिर सजा और रामनाथ को फिर से बुलाया गया। इस बार दरबार का माहौल पहले से अलग था। कम लोग थे और रानी अपने सिंहासन पर बैठी थी, मगर आज उसके चेहरे पर नकाब के साथ एक गहरा राज भी था, जैसे वह किसी खास मकसद के लिए तैयार हो। मंत्री ने कहा, रानी साहिबा ने तय किया है कि आपसे आज अकेले मुलाकात की जाएगी। रामनाथ चौंक उठा। मुझसे अकेले? हां, लेकिन कल तक सब कुछ है, तब तक आप महल में रहेंगे, मंत्री ने कहा। रामनाथ एक आखिरी उम्मीद लिए रानी से मिलने की तैयारी कर रहा था। एक दासी आई और बोली, रानी साहिबा इंतजार कर रही हैं, आपको सिंहासन कक्ष में बुलाया गया है, जहां वाराणसी की रानी उसका इंतजार कर रही थी। रामनाथ दिल में एक अजीब सा डर महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी वह दरबार की तरफ बढ़ा। जब वह सिंहासन के कमरे में पहुंचा तो रानी उसी अंदाज में बैठी थी। उसका चेहरा अभी भी नकाब में ढका था और वह बिल्कुल खामोश थी। रामनाथ नीचे कांपते हुए अत्यधिक विनम्रता के साथ बोला, बिल्कुल साहिबा, मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाकर इंसाफ मांगने आया हूं। आपने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया, मधबूढ़े को इतनी इज्जत दी, आखिर यह क्या मामला है? और आपको मेरा नाम कैसे मालूम? रानी उठी और कुछ कदम चलकर उस संदूक तक गई जिसमें वही सोने की बालियां रखी थीं, जो रामनाथ की मां की आखिरी निशानी थी। रामनाथ उस संदूक को देखकर दंग रह गया। यह संदूक? मेरी मां की जेवर वाली? यह तुम्हारे पास कहां से आया? तुमने इतनी जल्दी चोर को ढूंढ निकाला? मान गया, तुम वाकई एक सच्ची रानी हो। रामनाथ की आवाज में बेसंख्य सवालों की गूंज थी। वह चोरनी कहां है? रामनाथ बोला। जहां से आपने मेरी मां की आखिरी निशानी मिली, मेरी आखिरी गुजारिश है, मुझे उससे मिलवाओ। मैं उससे पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। रानी ने संदूक को वापस उसी जगह पर रख दिया और फिर रामनाथ को उसके शब्दों में चुपचाप बताया, तुम यह क्या कर रहे हो? यह एक निशानी है, इसे वापस क्यों ले लिया? रामनाथ की आवाज में दर्द और गुस्सा था। रानी ने कहा, जवाब तुम्हें पता करने के लिए 1 दिन और यहां ठहरना होगा। कल दीवान आम में तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रामनाथ,
जो मां का गुमशुदा जेवर मिलने पर खुश था, अब एक और उलझन में फंस गया। वह सोच रहा था, अब कल क्या होगा? क्या कल मेरे सवालों का जवाब मिलेगा? अगली सुबह रामनाथ दीवान आम में पेश हुआ, जहां रानी की आवाज धीमी लेकिन सत्ता से भरी गूंज रही थी। अब तुम क्या चाहते हो? इंसाफ। रामनाथ की आवाज में गहरी तीव्रता थी। मेरी मां की आखिरी निशानी लौटा दीजिए, वह मेरी जिंदगी की वजह थी। रानी ने कुछ देर चुपचाप उसे देखा और फिर धीरे से अपने नकाब को हटा दिया। रामनाथ के होश उड़ गए। वह चेहरा, वह आंखें, वह मुस्कान, वह कोई और नहीं, राधा ही थी। रामनाथ की आंखें फटी की फटी रह गईं। राधा! उसकी टांगें कांपने लगीं और वह सकते में आ गया। यह क्या मामला है? तू रानी है? महल की पूरी सभा सुन रही थी और रानी यानी राधा अपनी ऊंची गद्दी से उठी और धीरे धीरे रामनाथ के पास आई। हां, मैं ही राधा हूं। राधा की आंखों में आंसू थे। लेकिन तूने मुझसे शादी क्यों की? मेरे साथ यह सब क्यों किया? रामनाथ की आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी, जैसे उसका दिल टूट रहा हो। राधा की आंखें नम हो गईं। वह बात जो अब तक छुपाई थी, अब कहने का समय आ गया था। कौन थी राधा वाकई? क्यों उसने रामनाथ से शादी की? क्या राज था उसकी जिंदगी का? और कैसे बंधा हुआ था उसका अतीत? राधा ने गहरी सांस ली और फिर एक लंबी खामोशी के बाद कहना शुरू किया। आज से 20 साल पहले एक छोटी बच्ची को गंगा के किनारे अकेला छोड़ दिया गया था। एक बूढ़े मछेरे ने उसे देखा, उसकी जान बचाई और फिर उसे एक अनाथालय भिजवा दिया। उस समय शायद तुम्हें याद ना हो, मगर वह छोटी बच्ची मैं ही थी और वह बूढ़ा मछेरा तुम थे, रामनाथ। अगर उस दिन तुम मुझे वहां से न उठाते तो मैं जिंदा न बचती। रामनाथ की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसकी आंखों में एक दर्द भरा सवाल था, जैसे उसे अभी तक यकीन न आ रहा हो कि वह छोटी बच्ची जिसे उसने बचाया था, आज उसके सामने रानी बनकर खड़ी है। राधा ने सिर झुका लिया और फिर और कहना शुरू किया। अनाथालय में मुझे पाला गया, पढ़ाया गया और धीरे धीरे मेरी किस्मत पलटने लगी। एक रईस बुजुर्ग ने मुझे गोद लिया और जब उनकी मौत हुई तो उन्होंने मुझे अपनी सारी जायदाद सौंप दी। लेकिन इस सारी दौलत में एक कमी रह गई थी। वह कमी थी एहसान का कर्ज जो तुम पर था। राधा ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसके दिल में कोई बोझ था जो सालों से उसने सीने में दबा रखा था। तुम्हारा एहसान रामनाथ, तुमने उस वक्त मुझे बचाया जब मैं इस दुनिया पर सिर्फ एक बोझ थी। मैं चाहती तो तुम्हें कुछ सोना दे देती, कुछ जमीन, मगर वह सब कुछ नाकाफी था। रामनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन राधा की बातों में एक अजीब सी हकीकत थी। लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? रामनाथ ने बेखुदी में सवाल किया। मेरे साथ यह सब क्यों किया? राधा की आंखें नम हो गईं। उसकी आवाज में एक गहरी नरमी और दर्द था। क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक लड़की बनकर आती तो तुम मुझे अपने घर न रखते। तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस लगती, लेकिन शादी के बाद एक पत्नी के रूप में मैं तुम्हारे घर में रह सकती थी, तुम्हारी सेवा कर सकती थी। मैं जानती थी तुम्हारी हालत बहुत खराब है और मुझे हर हाल में वह कर्ज उतारना था। और तुम्हारी मां की निशानी, वह सोने की बालियां, मैंने उसे सिर्फ इसलिए लिया था ताकि तुम्हें यहां बुला सकूं। राधा की आवाज अब भर रही थी, जैसे उसके दिल में छिपे हुए बेसंख्य राज एकदम बाहर आ गए हों। क्योंकि मैं चाहती थी कि एक दिन तुम अपनी आंखों से देखो कि जिस बच्ची को तुमने बचाया था आज वह क्या बन गई है। और तुम्हारे एहसान का कर्ज मैंने कभी नहीं भुलाया। रामनाथ का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में एक नया जज्बा था, जैसे उसे अपनी जिंदगी का हकीकत से सामना हो रहा हो। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल देगी। रामनाथ ने दिल में सोचा और फिर बोला, मदद नहीं राधा, वह रहमत थी, तुम्हारी दुलदारी थी जो आज मेरी रूह की पहचान बन गई। राधा ने मुस्कुराकर रामनाथ का हाथ थामा। वह बच्ची जिसे तुमने कभी मरते हुए गंगा के किनारे पाया था, आज उसकी रखवाली बनकर सामने है, मगर अब उसके माथे पर ताज है और आंखों में दुनिया को बदल देने की ताकत। रामनाथ की आंखों में एक अजीब सा शांति था और उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। राधा ने धीरे से रामनाथ का हाथ थामते हुए कहा, मैं रानी हो सकती हूं, लेकिन अब मैं सिर्फ आपकी हूं। दरबार के लोग अब रामनाथ की तरफ देखने लगे, जहां एक बड़ा मछीरा खड़ा था,
जो अब एक नई हकीकत को समझ रहा था। मैं अब तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी, राधा ने कहा। इस महल का एक हिस्सा तुम्हारा होगा, हर सुख तुम्हारा, हर शाम तुम्हारी कहानियां। अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। रामनाथ के चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान थी, वह मुस्कान जो सालों की तकलीफों के बाद ही पैदा होती है। उसने जोर से सांस ली, जैसे सीने पर पड़ा बोझ आखिरकार उतर गया हो। सच हमेशा हर कहानी में एक नई रोशनी लाता है। सच्चाई का सामना करने वाले ही असली इज्जतदार होते हैं।